हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आप सबको पता है कि केवीएस की नोटिफिकेशन आ चुकी। तो आज हम पीजीटी बायोलॉजी के लिए सिलेबस डिस्कस करेंगे, प्लस उसके अंदर देखेंगे कि उसकी कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पीजीटी है उसकी पीजीटी बायो के लिए कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे बायो के लिए हमारी जो टोटल वैकेंसीज हैं दैट आर 151। उसके अंदर जो अंडर मतलब जो रिजर्व कैटेगरी नहीं है, जनरल कैटेगरी है, उसकी 63 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 40, एससी की 22, एसटी की 11 एंड ईडब्ल्यूएस की जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो जनरल कैटेगरी के होते हैं वही इसमें इंक्लूडेड होते हैं, 15 वैकेंसी होती है। तो टोटल 151 वैकेंसीज है। प्लस यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी की भी वैकेंसीज देखेंगे। देखो यहाँ पे वैकेंसी जो बायोटेक की है उसका मैं बताऊंगी, उसमें भी काफ़ी बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं। ठीक है, तो बायोटेक की जो टोटल वैकेंसी है वो 4 है, जिसमें से 3 तो जनरल कैटेगरी में है, प्लस 1 हमारी ओबीसी के अंदर है। एससी एसटी में यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। तो प्लस यहाँ पे देखो 60, ये 151 ये होगी, 4 ये। तो इस तरीके से हमारी दोनों वैकेंसीज है, पर दोनों के अंदर हम एलिजिबल नहीं है, मतलब दोनों फिल नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे बहुत बच्चों के ये मतलब पूछा जाता है कि मैम हम दोनों अप्लाई कर सकते हैं नहीं, बिकॉज बहुत ऐसे होंगे जो बायो के अंदर भी एलिजिबल होंगे, और जैसे हम बायोटेक में देखेंगे कौन कौन से फील्ड है, जैसे माइक्रोबायो भी आती है उसके अंदर, तो वो हमारे बायोटेक में भी एलिजिबल हैं। जिनकी बायोटेक से है, माइक्रोबायो से है, तो वो हमारे बायोटेक में भी एलिजिबल है। लेकिन हम बायो और बायोटेक दोनों में एलिजिबल नहीं होंगे, बिकॉज पीजीटी और टीजीटी, जैसे पीजीटी का ना, जो पीजीटी का पेपर है वो एक ही शिफ्ट में होगा। तो अगर आप बायो के लिए भी भर दोगे और बायोटेक के लिए भी भर दोगे, अगर दोनों के लिए अगर हमने फिल कर दिया तो क्या होगा, एक ही टाइम पे पेपर होगा, तो मतलब पैसे वेस्ट ही होंगे, बिकॉज दोनों एग्जाम में हम नहीं बैठ पाएंगे। सिमिलरली ऐसा ही है, जो पीजीटी जैसे बायो के लिए अगर भर रहा है या फिर केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए भरेगा, और वही अगर टीजीटी साइंस में भी भरेगा ना, तो सेम शिफ्ट में ही पीजीटी का पेपर होगा और सेम शिफ्ट में ही टीजीटी का पेपर होगा, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। बिकॉज दोनों शिफ्ट में देखो, पीजीटी के बायो का अगर आपको भरना है, देखो पीजीटी बायो का आपने भरना है, प्लस आपने साथ में टीजीटी साइंस का भी भर दिया, तो यहाँ पे जो पीजीटी और टीजीटी दोनों पेपर होंगे ना, वो एक ही शिफ्ट में होंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आप बायो के मतलब पीजीटी बायो के लिए जाना चाहोगे या टीजीटी साइंस के लिए जाना चाहोगे। सेम अगर आप मतलब पीजीटी केमिस्ट्री से हो, पीजीटी फिजिक्स से हो, तो अगर आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करते हो तो आप पीजीटी वाले में नहीं बैठ पाओगे। ये आपका क्लियर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। अप्लाई आप कर सकते हैं इफ़ ही, अगर वो एलिजिबल है, इफ़ ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ही कैन अप्लाई। बट इन सच केसेस द कैंडिडेट विल हैव टू पे द फीस। अगर जैसे 1500 हमारी पीजीटी की है, अगर फिर आप बायोटेक का भी अप्लाई करते हो तो अगेन यू हैव टू पे 1500। अगर आप टीजीटी के लिए भी अप्लाई करते हो तो यू हैव टू अगेन पे 1500। तो आपको जितनी भी फ़ी होगी वो पे करनी पड़ेगी। लेकिन हाउ एवर विद इन द पीजीटी टीजीटी, जो पीजीटी और टीजीटी स्लैश है, मतलब पीजीटी और टीजीटी में हमें एक चूज़ करना है। अ कैंडिडेट शेल अप्लाई ओनली इन 1 सब्जेक्ट। वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है। एज द रिटन टेस्ट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ पीजीटी एंड टीजीटी, क्योंकि जितने भी रिटन टेस्ट होंगे पीजीटी और टीजीटी के विल बी कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट, एक ही शिफ्ट के अंदर होंगे। तो हमें चूज़ करना है कि हम पीजीटी में अप्लाई करेंगे या फिर टीजीटी में अप्लाई करेंगे। तो मतलब एक तरीके से अच्छा भी है, नुकसान भी है, बिकॉज तैयारी तो हो ही जाती है, तो टीजीटी में भी सब अप्लाई करने की सोचते हैं, बट एक तरीके से यूँ है कि कंपटीशन का भी कम कर दिया। तो मतलब सही भी है, गलत भी है, लेकिन ये चीज़ क्लियर कर लो कि एक ही में अप्लाई कर सकते हैं, कहीं बाद में फीस भरने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। द कैंडिडेट्स हु आर फिलिंग एप्लीकेशंस फॉर मोर देन 1 पोस्ट, जो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आर एडवाइज टू सेलेक्ट द सेम ऑप्शन ऑफ एग्जामिनेशन। अगर 2 पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो जो सिटी है, एग्जाम सिटी, लाइक गुड़गांव अगर हमने अप्लाई किया है तो हमें मतलब एक ही सिटी अप्लाई कर दे, बिकॉज हो सकता है सुबह शाम पेपर हो, तो मतलब पास में ही आ जाए। तो यही इसमें लिखा है कि डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है एक मॉर्निंग शिफ्ट में हो, एक आफ्टरनून शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट में हो, तो मतलब सेम डे वो सेम सेंटर में अब जा सकता है। फिर है कि केवीएस के फॉर्म स्टार्ट कब हो गए, ये तो सब निशा मैम ने भी क्लियर कर दिया है कि 5 से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है 26। उसके बाद हमारा जो पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या है। तो देखो हमारा जो होगा एग्ज़ाम वो 180 मार्क्स का होगा। 180 मार्क्स यानी 180 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, कैरिंग 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। जो ड्यूरेशन होगी पेपर की वो भी 180 मिनट्स, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और यहाँ पे जैसे हमारी सेक्शनल टाइम होता है ना DSSB में, इस तरीके से केवीएस में कोई सेक्शनल टाइम नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप कभी भी किसी भी सेक्शन में आप जा सकते हैं।
अब हमारा पेपर का पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे देखो, जनरल इंग्लिश आएगी 10 मार्क्स की, जनरल हिंदी आएगी 10 मार्क्स की, 20 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट वो रहता है, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रहती है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, जो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस दोनों मिला के 10 मार्क्स की आएंगे। रीजनिंग आएगी 5 मार्क्स की, प्लस कंप्यूटर भी आएगा यहाँ पे जो कि 5 मार्क्स का आएगा। फिर इसके बाद हमारा 40 मार्क्स का आता है हमारे यहाँ पे, मतलब एजुकेशन लीडरशिप, एक तरीके से पेडागोजी का समथिंग कुछ यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आएगा 100 मार्क्स का पीजीटी के अंदर। टीजीटी में भी 100 का ही आता है, बट मतलब पीजीटी का ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पीजीटी का यहाँ पे देखेंगे 100 मार्क्स का। प्लस यहाँ पे अच्छा क्या है, जैसे एचटेट में हमें क्या होता है, कोई सिलेबस नहीं मिलता है, केवीएस में आपको सिलेबस प्रोवाइड होता है एंड एनसीईआरटी बेस्ड होता है, इनफैक्ट ईजी भी होता है एचटेट से। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 मार्क्स का हमारा पेपर हो गया जो सब्जेक्ट का हो गया, प्लस 80 का हमने डिस्कस कर लिया, तो 180 का तो आपका रिटन टेस्ट होगा, प्लस यहाँ पे आपका 60 मार्क्स का क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। सॉरी, रिटन टेस्ट बोल रही हूँ, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो आपका ये 60 मार्क्स है, इसके अंदर क्या होगा, 30 मार्क्स तो इंक्लूड होते हैं हमारे डेमो टीचिंग के एंड 30 मार्क्स होते हैं हमारे इंटरव्यू के। तो 30 मार्क्स तो हो गए डेमो टीचिंग, 30 इंटरव्यू, तो मतलब ये टोटल मिला के हमारा 60 मार्क्स का इंटरव्यू इंक्लूड होता है। उसके बाद क्या होता है, अब 180 में से तो हम 180 में जो मार्क्स आएंगे उसको तो हम 70 में कंक्लूड कर लेते हैं, और जो 60 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू था उसको कंक्लूड कर लेते हैं 30 मार्क्स में। तो टोटल जो एग्जाम की रेशियो रहती है दैट इज 70:30। जो 180 में से जो आपके आएंगे ना, मतलब 180 को तो 70 मान लेंगे, और जो उसके अंदर जो मार्क्स आएंगे उसको 70 में से कर लेंगे, प्लस यहाँ पे जो 60 मार्क्स आएंगे, जैसे डेमो में जितने भी होंगे तो उसको 15 में से लगा लेंगे, और यहाँ पे भी 15 में से। तो यहाँ पे जो एग्जाम की रेशियो रहेगी वो 70:30, मतलब 70 मार्क्स तो हमारे रिटन टेस्ट के होंगे और 30 हमारे इंटरव्यू के रहेंगे। तो अगर किसी के मतलब इंटरव्यू एक बाई चांस ऐसा भी होता है कि अच्छा ना भी जाए, तो अगर रिटन टेस्ट में भी अगर हम अच्छे ले लेते हैं और फिर इंटरव्यू में थोड़ा कम भी हो गया तो वो भी कवर अप हो जाएगा। फिर यहाँ पे नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है, एक बार फीस कट की कोई रिफंड नहीं है। फिर यहाँ पे हमारी पीजीटी के लिए जो फीस है दैट इज़ 1500। पीजीटी के लिए जो फीस होगी वो कितनी है, 1500 है। फिर यहाँ पे देखो पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर सिर्फ 4 पोस्ट है, तो इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। जो पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी है उसके लिए होता है एटलीस्ट 50 मार्क्स इन एग्रीगेट एनी ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सी किस किस के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या तो बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक्स में, माइक्रोबायो, लाइफ साइंस, बायो साइंस एंड बायोकेमिस्ट्री। अगर इनमें से किसी भी स्ट्रीम के अंदर अगर आपकी मास्टर्स है तो यू कैन गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर जनरल की 3 पोस्ट हैं और एक ओबीसी में है, तो यहाँ पे पोस्ट बहुत कम है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, ये तो सबकी हो जाती है। फिर है तो सब मतलब प्रमोशन के लिए आगे बीएड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारे यहाँ पे पीजीटी देखना है 8 बायोलॉजी के लिए, ठीक है। देखो जो पीजीटी बायो है उसका लेवल पे स्केल रहता है, यहाँ पे लेवल 8 रहता है। अपर एज लिमिट होती है वो 40 होती है, लेकिन गर्ल्स के लिए 10 ईयर का एक्सटेंशन भी होता है, मतलब विमेंस के लिए दैट इज़ 50 ईयर्स हो जाएगा, मतलब 40 ईयर्स यहाँ पे गिवन है अपर एज लिमिट। क्वालिफिकेशंस यहाँ पे क्या होंगी, पीजीटी की क्वालिफिकेशन है 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, मतलब एमएससी होनी चाहिए, एमएससी होगी, और किस चीज़ में मास्टर्स डिग्री हमारी होनी चाहिए यहाँ पे वो हम देखते हैं। तो पीजीटी बायो में किस किस में मास्टर्स होनी चाहिए, बॉटनी में हो सकती है, जूलॉजी में हो सकती है, लाइफ साइंसेज में, बायो साइंसेज में, जेनेटिक्स में, माइक्रोबायो में, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लस यहाँ पे ग्रेजुएशन के अंदर बॉटनी एंड जूलॉजी एट द ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास बॉटनी और जूलॉजी भी होनी चाहिए। फिर है बीएड होनी चाहिए। यहाँ पे जो पीजीटी लेवल है उसमें हमें सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो सीटेट पेपर 2 होता है दैट इज़ रिक्वायर्ड इन टीजीटी साइंस। बट अगर यहाँ पे हम पीजीटी पोस्ट के लिए जाते हैं तो हमें सिर्फ बीएड चाहिए है, प्लस यहाँ पे मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है जिसमें 50% एग्रीगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा विदाउट सीटेट भी वी कैन गो फॉर द पीजीटी पोस्ट, ठीक है। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। अब हमारी बात आती है सिलेबस की। जो पीजीटी बायो का जो सिलेबस होगा वो सिलेबस क्या है उसको हम वो करते हैं, अभी गो थ्रू करते हैं।
सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस। तो यहाँ पे जो केवीएस जो एग्जाम लेता है दैट इज कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, और कौन सी एनसीईआरटी पे फोकस करना है प्लस इसने ये भी गिवन है जो टेक्स्ट बुक है हमारी +1 एंड +2। तो यहाँ पे +1 एंड +2 की जो बायोलॉजी की बुक है वो कम्प्लीटली गो थ्रू होना है, मतलब कम्प्लीटली अच्छे से यूँ है लगा लो घोट के पी जानी है, बिकॉज यहाँ पे एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी से आता है, क्योंकि वो बहुत सही रहती हैं जो मतलब हमारी जो बॉडी है, जैसे केवीएस भी इंस्टीट्यूशनल बॉडी होगी, तो ये जो होती है ना अपना सिलेबस प्रोवाइड कर देती है, और प्लस सिलेबस मतलब इनका जो एग्ज़ाम होता है ना वो भी सिलेबस में से ही आता है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम आएगा दैट विल बी कम्प्लीटली फ्रॉम द एनसीईआरटी। इनफैक्ट 2018 में हुआ था पेपर, 2018 का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखोगे तो दैट विल बी कम्प्लीटली, अभी जो स्टेट बायो का पेपर दे के आए हो ना, अगर आप उसको दे के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा वो ईजी था। बेशक से वो मतलब ये क्वालिफाइंग एग्जाम है और वो आपका जॉब का एग्जाम है, बट स्टिल उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है और स्पेसिफिक सिलेबस होता है, तो दैट विल बी मोर ईजी। However, the questions will be testing the depth of understanding, and depth of understanding का मतलब क्या है, अगर कोई भी आपका टॉपिक है उसकी बेसिक लेवल पे आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अब अगर किसी की प्रॉपरली कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो डायरेक्टली +1 +2 की बुक्स को नहीं पढ़ सकता। आपको उसके लिए एटलीस्ट आप 6th 7th की नहीं बोल रही, लेकिन 8th 9th 10th आपको ये तो ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज +1 +2 अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो ऊपर ऊपर से हमें लगता है कि हाँ स्कीमिंग हो गई, मतलब लाइक स्कैनिंग कर दी कि हाँ ये तो अच्छे से हमें आ गई, लेकिन उसका बेसिक रूट लेवल पे जो नॉलेज होती है वो हमें क्लियर नहीं होती। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर किसी चीज़ की डेप्थ अगर हमें पता है, मतलब किसी भी कंसेप्ट की अगर डेप्थ पड़ा है, अब देखो स्टैंड में जो क्वेश्चंस आए वो आए तो कंसेप्ट से, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे दिए उन क्वेश्चंस को। तो अगर आपकी डेप्थ क्लियर है, मतलब बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है, तो यू कैन मतलब सॉल्व एनी क्वेश्चन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दीज कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। अब क्या हुआ, अगर कोई टॉपिक है जैसे बायोटेक ही लगा लो, अगर उसकी एप्लीकेशंस जो हमें थोड़ी सी हायर लेवल पे यूज़ होती हैं प्लस वो भी इंक्लूड होंगी। अब जैसे देखो एक बार क्वेश्चन आया था लेमिनार एयर फ्लो से। अब लेमिनार एयर फ्लो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट क्या हुआ उस मतलब एक तरीके से वहाँ यूवी रेज का यूज़ हो रहा है और माइक्रोबायो से रिलेटेड हो गया। अब माइक्रोबायो वाले यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, तो वो किससे रिलेट हो जाएगा हमारा, मतलब एप्लीकेशन ऑफ अप टू द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, बट कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस होगा। सारे एनसीईआरटी के ही हैं, सिलेबस तो रीड करने वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे देखो फर्स्ट जैसे लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड में भी जैसे ये टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ से हमारी वेटेज थोड़ी ज़्यादा रहती है इस पार्ट से, ठीक है। फिर है प्लांट किंगडम, यहाँ पे प्लांट वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस होगा, ठीक है। प्लांट किंगडम यहाँ पे ये वाले जो चैप्टर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है एनिमल किंगडम, फिर ये हमारे फिर प्लांट्स के मोर्फोलॉजी होगी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, ये सारा हमारा यहाँ से जैसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो फैमिली देखो यहाँ पे सिर्फ हमें एक फैमिली गिवन है, लेकिन एक बार मैंने देखा है कि क्वेश्चन आए भी हुए हैं दूसरी फैमिली से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारी देखो सिर्फ इन्होंने मतलब सिलेबस पूरा प्री डिफाइंड सिलेबस गिवन है, ठीक है। एनाटॉमी यहाँ पे डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स की। फिर हमारी सेल वाली यूनिट पूरी सेल, जिसके अंदर देखो आपको एक एक चीज़ गिवन है, जैसे माइक्रो बॉडीज दे दिया। अब एनसीईआरटी में माइक्रो बॉडीज की एक लाइन है, लेकिन माइक्रो बॉडी अगर टॉपिक है तो आपको तीनों माइक्रो बॉडीज पढ़नी पड़ेंगी। सिमिलरली साइटोस्केलेटन, तो इस तरीके से मतलब टॉपिक तो एनसीईआरटी के हैं, बट ये भी आपको थोड़ा सा तो लेवल अप करना पड़ेगा, बट दे विल बी कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस। ये नहीं है कि आपको कहीं से भी कुछ भी उठा के दे देंगे, आपको मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला ही पेपर होगा। फिर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा हमारे एग्जाम के लिए। देखो फोटोसिंथेसिस, यहाँ से देखो ये जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है ना, ये हमारा स्टेट में हम प्रिपेयर करते हैं ना, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रहता है। प्लस आप केवीएस एनवीएस जिसका भी आप एग्जाम उठा के देखोगे ना, आप देखोगे कि मतलब वही चैप्टर्स हैं जो घुमा फिरा के वही अच्छे से पूछे जा रहे हैं। आप देखोगे ये जो वायरस वाला टॉपिक रहता है माइक्रोबायो के अंदर जो इंक्लूड होता है, ये आपका ज़्यादा अच्छे से पूछा जाता है। फिर आपके जो ये एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, ये सब है ना जो प्लांट किंगडम के अंदर, ये आपसे पूछे जाएंगे।
मॉर्फोलॉजी के अंदर आप स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आप अनाटॉमी देखोगे, उसमें स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। देखो जब मैंने रिवीजन क्लास कराई तब भी आप उस पर फोकस डाला था, जैसे स्टोलोन था, ऑफसेट था, वहाँ से क्वेश्चन आए। प्लस बायोमॉलिक्यूल्स में भी जहाँ पे फोकस डाला था वहाँ पे क्वेश्चन आए। तो इस तरीके से मतलब कुछ ही पार्ट्स हैं जहाँ से मतलब हर वहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। फिर अब प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जब ये हमारा फोटोसिंथेसिस है, ये साइकिल्स जो हैं इनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये रहा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फिर है हमारा ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये सारा इसके ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीचे गिवन है, हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये सारा आएगा। ठीक है। फिर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ये सारा एनसीईआरटी का ही सिलेबस है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन हमारा यहाँ पे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यहाँ पे डिजीज हमारे मतलब इसमें स्टेट में डिजीज वाले पे इतना फोकस नहीं है, बट और जो हमारे जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। फिर है बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस। फिर है ऑर्गेनिजम्स एंड, ये पूरी इकोलॉजी हमारी यहाँ पे आ गई, ये प्लांट्स के ही हमारे चैप्टर। फिर नीचे ये हमारी पूरी ह्यूमन फिजियो, ठीक है, ये पूरी हमारी ह्यूमन फिजियो, ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये हमारा पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। मतलब ये सारा सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी का ही है, +1 एंड +2 की। +1 +2 की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है। इनफैक्ट मतलब बिल्कुल ही यूँ लगा लो घोट के पीनी है। और अगर मतलब मैं यूँ बोलूँगी इसमें बेशक से सिर्फ +1 +2 लिखा है, अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हो तो आपके बेसिक लेवल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो आपको 9th 10th भी ज़रूर करनी चाहिए, बिल्कुल स्किप नहीं करनी चाहिए, कि ये नहीं है कि सिर्फ +1 +2 कर ली, 9th 10th भी ज़रूर करनी चाहिए। प्लस अगर आपको ये है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप मतलब बैच लेना चाहते हैं, तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पे फुल बैच भी अवेलेबल है पीजीटी बायो के लिए। पीजीटी बायो के लिए फुल अचीवर्स एकेडमी ऐप आप डाउनलोड करोगे, उस पर पूरा पीजीटी बायो का वो सारा मतलब बैच अवेलेबल है, जिसके अंदर आपके 160 वीडियोस हैं। उसके लिए अब आपको ये नहीं है कि डिफरेंट बुक्स में सर्च करना पड़ेगा, सारा कंटेंट एक ही जगह पे आपको प्रोवाइड किया है। प्लस उसके अंदर मेरे हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर बस आपको वीडियो पढ़नी है, प्लस जो हैंड रिटन नोट्स हैं बस आप उसका प्रिंट आउट निकलवाओ और साथ में उन नोट्स को भी पढ़ सकते हो। आपको खुद से नोट्स बनाने की भी कोई झंझट नहीं है, 4-5 किताब भी मतलब ढूंढने की झंझट नहीं है। अब जैसे उसके अंदर क्या है, पूरा हमारा कंटेंट मतलब कंप्लीट है, प्लस लेकिन उसके अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है और एडवांस लेवल पे करने चाहिए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स मुझे ऐसा लगता है कि उनसे कई बार एडवांस क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके अंदर जो अपडेशंस करनी है वो तो हम करेंगे, लेकिन अभी हम एक चीज़ और कर रहे हैं कि मतलब वीकली ना टेस्ट लिया करेंगे, जिससे क्या है मतलब प्रॉपरली एक टाइम टू टाइम रिवीजन होता रहे। बिकॉज इस बार कुछ हुआ मतलब रिवीजन की मुझे ऐसा लगता है कि कई बार रिवीजन नहीं हो पाता इतना प्रॉपर, क्योंकि कंटेंट तो हम पूरा प्रोवाइड कर देते हैं, कई बार बच्चे हैं कि रिवीजन नहीं कर पाते। तो अब से हम वीकली टेस्ट भी लेंगे, जिससे प्रॉपर रिवीजन भी होता रहे, प्लस कंटेंट आपका पूरा कंप्लीट है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है मतलब। और बैच एक चीज़ है कि बैच रहेगा रिकॉर्डेड मोड में, अगर किसी को लाइव लेना है तो मतलब लाइव नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आप किसी और उस पर जा सकते हैं। बट यहाँ पे जो बैच होगा दैट विल बी कम्प्लीटली इन द रिकॉर्डेड मोड। और रिकॉर्डेड मोड में इसलिए बेनिफिशियल होता है बिकॉज लाइव बैच में क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। एक तो हम चैटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है कि यहाँ पे वहाँ पे। अब देखो वही चीज़ वैसे रिकॉर्डेड मोड में पढ़ानी है, वही लाइव में पढ़ानी है, उसके लिए टीचर का तो कोई अलग चीज़ नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए इसमें ये चीज़ हो जाती है कि टाइम वेस्ट नहीं होता, आप जब भी शांति से बैठ के उसको प्रॉपरली देख सकते हो। प्लस आपके पास साथ में ही मतलब पीडीएफ भी अवेलेबल है, साथ में आप नोट्स में अपनी चीज़ मैच कर सकते हो, साथ में पढ़ सकते हो, वीडियो भी चला ली, साथ में नोट्स भी देख लिए, तो उससे क्या होगा आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। प्लस वो आप क्लास है कि कितनी बार भी देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से, साथ में मैं भी टेस्ट लूँगी। हाँ, एक चीज़ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि जैसे ना रिकॉर्डेड बैच है कि मैम हम डाउट कैसे क्लियर करें, तो उसके लिए आपको एक टेलीग्राम ग्रुप भी अवेलेबल कराया जाता है, जिसके अंदर आप कभी भी मुझसे डाउट पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू सॉल्व दैट, ठीक है। तो ये आपका बैच का रहेगा। अगर मतलब और वैसे सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी होती है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप बैच लो कोई ऐसी मैंडेटरी कंडीशन भी नहीं है। जो मतलब ये है कि मतलब कोई ये होता है कि लड़कियां जैसे काफ़ी मैरिड होती हैं, या फिर कई ऐसे होता है कि जॉब कर रहे हैं, उसके साथ में प्रिपेयर करना है, इतना हेक्टिक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि रूटीन नहीं बन पाता है, बिकॉज देखो केवीएस की अब देखो ये कितने टाइम बाद आई है हमारी वैकेंसी, और टीचिंग में तो रहता ही ऐसा है कि कभी वैकेंसी आती है कभी नहीं आती है, तो मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे देखो अब किसी का हुआ मतलब बहुतों का ऐसा हुआ है कि एस्टेट पीजीटी में कम मार्क्स बने हैं, तो हरियाणा में अब वैकेंसी आएंगी तो मतलब
वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो केवीएस उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे मैं बस इतना बोलूँगी कि आप बहुत अच्छा डिसीजन लें जिसकी वजह से आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। प्लस एक चीज़ और, मतलब पहले भी मैंने जैसे अभी एचटेट पीजीटी की प्रिपरेशन कराई है, तो मतलब यहाँ पे वो बच्चे ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस भी कैसा रहा मेरे साथ। मतलब आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी रही है, नहीं रही है, मतलब आपको मेरे साथ क्या मतलब अच्छा फील हुआ है, कोई प्रॉब्लम भी आई है। अगर कोई प्रॉब्लम भी आई है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं उसको क्लियर करूँ। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए। तो मतलब बस यही बोलना था कि पूरा केवीएस का आपको सिलेबस नोटिफिकेशन, क्या आपका सिलेबस रहेगा, कितनी वैकेंसी है, सारा क्लियर हो गया है। प्लस आपको किस तरीके से पढ़ना है वो भी यहाँ पे क्लियर कर दिया। सेल्फ स्टडी से करना है, आप सेल्फ स्टडी से करें। एनसीईआरटी बेस ही आएगा, बस एनसीईआरटी को थोड़ा सा अच्छे लेवल से पढ़ना है, थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट, जितना अच्छा कंसेप्ट क्लियर करोगे ना, फिर उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसा कैसा भी एग्जाम आए। प्लस रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। मतलब एक जो चीज़ है ना उसको इतना घुमा घुमा के पढ़ना है कि किसी भी तरीके से फिर वो पूछी जाए उस तरीके से करना है। अगर और हाँ मतलब ये है कि मतलब ये ना करो, बिकॉज अब की बार ना बहुत बच्चों का ऐसा हुआ है कि उन्होंने ना एंड टाइम पे बैच खरीदा है, उस वजह से उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया। तो वो चीज़ नहीं करनी है, टाइमली डिसीजन लेना है, बिकॉज वैकेंसी रोज रोज नहीं आती है। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से मतलब प्रिपेयर करना है, आपको खुद से करना है, खुद से करना है, कहीं और से पढ़ना है, कहीं और से पढ़ें। यहाँ पे अगर अचीवर्स एकेडमी पे करना है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो जिन जिन लोगों की मैं हेल्प कर पाई कि उनका मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओके, थैंक यू।